हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। तो थोड़ा सा फोकस करना और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमें कौन से चैप्टर को कितना फोकस करके पढ़ने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, वेटेज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर वो आएगा आपके 6 मार्क्स का। फिर गवर्नमेंट बजट 6 और बैलेंस ऑफ बजट, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ध्यान रखना यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी के साथ में फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो टोटल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आएगी आपके 18 मार्क्स की। फिर बात करते हैं अपन इंडियन इकोनॉमी के। इंडियन इकोनॉमी में ऐसा पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक नहीं कर रखा है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये वाला चैप्टर और इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 और एलपीजी ये पर्टिकुलर कितने कितने नंबर के आएंगे ये स्पेसिफिक नहीं बता रखा है। बट ये तीनों का जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स का। ठीक है। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट ये आएंगे टोटल 10 मार्क्स के। तो टोटल की जो इंडियन इकोनॉमी आने वाली है वो आएगी 22 मार्क्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी 18 मार्क्स की। तो टोटल जो पेपर होने वाला है वो 40 मार्क्स का होने वाला है। अब 50 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आपको, सॉरी 60 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 50 करने होते हैं और 0.8 के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। तो आप फोकस करना थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो 30 क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये चैप्टर है आपका मनी एंड बैंकिंग से, बैंकिंग वाला चैप्टर। देखना क्या लिखा, इज द एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट और एडवाइजर कौन है, वो है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, एज एन एजेंट और एज एन एडवाइजर के फॉर्म में काम करता है फॉर इंडिया। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से आप लोग। वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर विथ एन इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। मतलब अगर आपका कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो मार्केट में मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा या कम होगा। तो पहली बात हमें यह समझनी जरूरी है कि आखिर कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। मतलब वो अमाउंट टोटल डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास में डिपॉजिट रखता है। अब अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा। मार्केट में पैसा कम आएगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा या ज्यादा होगा, बट ऑब्वियस बात है कम होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, डिक्रीज। थर्ड क्वेश्चन पढ़ना आप लोग। M1 का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई के 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे और मनी से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो भी बताई थी। ओके। तो इसमें जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। अब सर डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट विथ कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। देखो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहली बात, प्रेजेंट करेंसी कैन वर्क एज मनी एज इट इज अ लीगल टेंडर। ओके, coins held by public are limited legal tender, central bank prints currency in India। अब इस पॉइंट को फोकस करना अच्छे से, ठीक है ना। देखो फर्स्ट वाला जो है वो कह रहा है प्रेजेंट करेंसी, जो करेंसी अभी कैन वर्क एज मनी एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब सिंपल सी बात कि आप किसी को दोगे तो वो मना करेगा क्या कि ये आरबीआई ने छापा है मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास में जो कॉइन है वो भी लीगल टेंडर के फॉर्म में काम करते हैं, वो भी मना करेगा क्या कोई, नहीं। मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। फिर लास्ट वाला पन्ना, सेंट्रल बैंक डू नॉट डील विद जनरल पब्लिक। ठीक बात है, क्या आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक के साथ में डील करता है क्या, नहीं। मतलब यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन देखना जो मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। मतलब लग क्या रहा है एक्चुअली, सेंट्रल बैंक प्रिंट्स करेंसी इन इंडिया। सर सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट नहीं करता है, करेंसी इश्यू करने का काम करता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। यस, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है, तो ध्यान रखना मनी सप्लाई के जो सप्लायर है वो है गवर्नमेंट एंड बैंक। बट उस मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जिस जो आपने बैंकिंग में पढ़ा भी होगा, जिसका काम क्या, क्रेडिट को कंट्रोल करना, मतलब मार्केट में पैसा, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई, जिसमें वो दो मेथड यूज करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अरे वो बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व्स इज केप्ट विद द कमर्शियल बैंक्स। अब कौन सा रिजर्व जो है कमर्शियल बैंक को अपने पास में रखना होता है, तो ध्यान रखना, कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास में जमा होता है, और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी फॉर्म में कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास में रखना होता है। ऐसा कैश फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा बी। ध्यान रखना, दोनों टिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास में जमा होता है। यहाँ पर पूछा है आपको कि कमर्शियल बैंक अपने पास में कौन सा रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड इन द सिस्टम इज 10,000 विथ लीगल रिजर्व रेशियो, एलआरआर के हिसाब से कितना मनी क्रिएट हुआ है 10,000 का, being 25%, एलआरआर कितना है 25%। ओके, हाउ मच विल बी द प्राइमरी डिपॉजिट। तो मैंने आपको एक चीज पहले भी समझाई थी कि मनी मनी क्रिएशन, देखना आप समझ, मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट, एक मिनट, इनिशियल डिपॉजिट, समझने की कोशिश करना अच्छे से, मल्टीप्लाई बाय एलआरआर। अब आपको मनी क्रिएशन कितना दे रखा है 10,000, इनिशियल डिपॉजिट आपको फाइंड करना है, इनिशियल डिपॉजिट, एलआरआर कितना दे रखा है 25%, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और ये इधर आएगा तो कितना आएगा 2500, मतलब इनिशियल डिपॉजिट कितनी होगी 2500। नेक्स्ट आगे देखना फिर, अदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से इजी होते हैं आप लोगों के लिए। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सही होने की, ऑप्शन सही होने की, वो क्या है 50-50% हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन, सॉरी दो ऑप्शन जो होंगे वो या तो डायरेक्टली गलत होंगे, 100% श्योर है कि भाई दो क्वेश्चन तो, सॉरी दो ऑप्शन तो हमेशा क्या होंगे, गलत ही होंगे। क्लियर? कंफ्यूजन का आएगा दो ऑप्शंस में, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझना, बस थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। जय माता दी करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत बेटर होता है अजर्शन और रीजन वाले। क्यों? क्योंकि आपको दो ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना होता है। देखिए आइए, अजर्शन दे रखा है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज मॉनेटरी लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। यस, और सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट, कैसे कंट्रोल करता है, वेयर एज कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट विथ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। बिल्कुल ठीक बात है कि कमर्शियल बैंक कौन होते हैं, फैक्ट्रीज ऑफ करेंसी मनी, बट आरबीआई क्या करता है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट होता है। तो ये दोनों ही चीजें क्या है, रिलेट कर रही है। सबसे पहली चीज तो अजर्शन सही है, उसके बाद रीजन भी सही है। अब सर जो रीजन है वो अजर्शन को रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ए वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए सही होगा यहाँ पर। बोलो कोई डाउट है आपको? चलो ओके, फिर बात करते अपन, वी कैन स्टिल encounter barter system in modern economic system। ठीक है, ये बात भी ठीक है। फिर रीजन पढ़ना, पीपल एक्सचेंज ओल्ड क्लॉथ फॉर यूटेंसिल्स। ठीक बात है, दोनों सही है, और ये बार्टर सिस्टम को ही क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी जो आपका आंसर सही होगा वो होगा ए। उसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक इन द कंट्री। देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कमर्शियल बैंक के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है तो उसकी हेल्प करता है, यस 100% करता है। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करते हैं, कमर्शियल बैंक। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन सही है बट सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में नहीं आता है। ओके, 11th क्वेश्चन देखना, इन इंडिया टाइप ऑफ टैक्सेस आर जनरली ऑफ नंबर और लिटिल सिग्निफिकेंस ड्यू टू देयर वेरी लो रेवेन्यू यील्ड टू गवर्नमेंट। अब देखो
स्पेसिफिक टैक्सेस से गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होता है, रिग्रेसिव टैक्सेस से होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। बट ऑनलाइन होने की वजह से जो टैक्स सबसे कम जनरेट होता है, मतलब कम मिलता है गवर्नमेंट को, वो है पेपर टैक्स, क्योंकि अब ये फैसिलिटीज जो है वो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर टाइप ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया कि जो जिससे आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हो और एसेट डिक्रीज होती हो, वो रिसिप्ट हमेशा क्या होगी आपके लिए, कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर जो कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है वो कौन सा होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पीएसयू के शेयर्स जो है गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक में ट्रांसफर कर देती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब ये क्या कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और एसेट डिक्रीज होती है, ये बिल्कुल है। रिकवरी ऑफ लोन, अरे आपने किसी को लोन दे रखा था, गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था, मतलब एसेट है। अब आपको रिकवर हो गया लोन तो एसेट कम हुई ना, अरे पैसा आया नो डाउट इसीलिए रिसिप्ट है, बट एसेट कम हुई, मतलब ये भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग्स, लाइबिलिटी बढ़ गई ना बोरोइंग से, पैसा भी आया है, मतलब कौन सी है, कैपिटल रिसिप्ट। ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आंसर सही होगा। फिर देखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू, रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ध्यान रखना, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, बोरोइंग्स नो, प्राइमरी डेफिसिट नहीं, नन ऑफ दिस यहाँ पर आंसर सही होगा। ओके, फिर देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग्स आर वन एंड द सेम थिंग। यस 100%, मैंने आपको बताया फिस्कल डेफिसिट का मतलब भी क्या होता है, बोरोइंग्स। मतलब कुल मिला के जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनकम से, रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, फिर लोन लेते हैं, बोरोइंग्स करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है ना, यस। डिक्रीजिंग टैक्स is a fiscal measure to deal with situation in an economy। देखो, टैक्स कम कर दिया आपने तो क्या होगा, reducing inequality। देखो, decreasing tax in a fiscal measure to deal with situation in an economy, टैक्स क्यों कम करते हैं, ताकि inequality क्या हो जाए, कम हो जाए। रीअलोकेशन के लिए, मतलब दोनों ही चीजें यहाँ पर सही होगी। देखो, एक मिनट के लिए समझना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है टेक्निकल है। डिक्रीज टैक्स इज द फिस्कल मेजर, क्यों है, सिंपल सा रीजन कि अगर टैक्स क्या करेंगे हम, कम करेंगे, तो हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम होगा, मतलब उसको बोरोइंग्स क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब क्या ये फिस्कल मेजर हुआ या नहीं हुआ, सर 100% हुआ। ओके, अब टू डील विथ सिचुएशन इन एन इकोनॉमी, तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड रीअलोकेशन कर सकें, जो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट में क्लियर कट लिखा हुआ है। बोलो क्लियर, यस। फिर देखते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग्स द बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, बर्डन ज्यादा होगा या कम होगा, अगर आज गवर्नमेंट बोरोइंग ज्यादा करेगी तो आने वाली जनरेशन के लिए बर्डन ज्यादा होगा या कम होगा, बट बात है यार, ज्यादा होगा, लोन ले रहे हैं ना, पैसा लिए जा रहे हैं। अब समझना, रेवेन्यू बजट ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट नॉन डेप्ट क्रिएटिंग इनकम्स, क्या है, सही बात है, रेवेन्यू बजट ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट नॉन क्रिएटिंग इनकम, बराबर बात है, ठीक है ना, इसमें आपको कोई लोन वगैरह नहीं लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। फिर कह रहा है, गवर्नमेंट बजट इज मेजरली कंप्राइज्ड ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस अकाउंट, ये भी बात ठीक है, क्योंकि एक होता ही क्या है गवर्नमेंट बजट, एक एस्टिमेटेड, सॉरी, एक स्टेटमेंट है जिसमें एंटीसिपेटेड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंड एंटीसिपेटेड इनकम गवर्नमेंट की रिकॉर्ड होती है, उसी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। दोनों असर्शन और रीजन है सही है, लेकिन क्या ये बात इसको रिलेट कर रही है, रेवेन्यू बजट टाइप है किसका, गवर्नमेंट बजट का, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। फिर आगे देखते हैं, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल एनुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी, सही बात है, बिल्कुल ट्रू। एक सेकंड वापस से पढ़ना इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, एक सेकंड मैंने थोड़ा फोकस नहीं किया, माफ कीजिए, एक्चुअल एनुअल
एनुअल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, क्या होता है एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जो होने वाले हैं, हुए नहीं अभी तक, उसी को हम क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स। राइट द करेक्ट सीक्वेंस of options in column second by matching them with options of column। ठीक है, देखते हैं, मैच करना है ओनली। रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स में सामने दे रखा है आपको कैपिटल रिसिप्ट, अच्छा ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कलेक्शन ऑफ टैक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सा सही होगा। ठीक है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है आपको। सबसे पहले ऑप्शन पे नजर मारना आप, ऑप्शन देखना। सबसे पहला दे रखा है ए में, ये ए, ये ए वाला है ना, इसमें दे रखा है फर्स्ट रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसिप्ट होती है, यस सही बात है। फिर बी वाला जो है, ये बी वाला, इसमें दे रखा है सेकंड, ये देखो आप, मतलब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे किया आपने, अगर पेमेंट कर रहे हो तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, अरे रिसिप्ट ही नहीं होगी, रेवेन्यू दूर की बात है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। अब बी ऑप्शन देखना आप लोग, फर्स्ट बात कर रहा है कि ए रिकवरी ऑफ लोन, जबकि वो होता क्या है कैपिटल रिसिप्ट, इसने फर्स्ट में क्या बोल दिया सेकंड वाला ऑप्शन कि ये रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसिप्ट नहीं होकर क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, गलत हो गया काम, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया इनकरेक्ट है। सी देखना फिर, ए के लिए रिकवरी ऑफ लोन के लिए क्या बोला थर्ड, मतलब ये भी क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि ए वाला कौन सा है कैपिटल रिसिप्ट। अब डी में देखना, रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसिप्ट, ठीक बात है। बी वाला पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फोर्थ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड सी वाला कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी सही बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट है कलेक्शन ऑफ टैक्स, हर साल हम वसूल कर, हर साल गवर्नमेंट वसूल करती है, ऐसा थोड़ी आज ले लिया 5 साल तक लेकिन नहीं। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, डी वाला जो दे रखा है थर्ड, ये भी सही है, तो जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा डी। चलिए आगे देखते हैं, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो इजी है यार, बोरोइंग्स में से क्या माइनस कर दो आप इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, समझाया था क्लास में कैसे होगा। सपोज द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम 50 टू 45। अब देखो प्राइस क्या हो रही है डॉलर की 50 रुपए से 45 रुपए, दिस स्टेप इज नोन एज, अब यूएस की प्राइस क्या हुई है कम हुई है, अच्छा से समझना, मतलब इससे हम क्या बोलेंगे, क्या हमारी करेंसी कम हुई क्या, अरे हमारी करेंसी बढ़ गई ना, आप समझे, तो इसे हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी इंडियन करेंसी को इंक्रीज करती, अरे हमारे रुपए की वैल्यू को बढ़ाती है, तो उसे हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। हमारी रुपए की वैल्यू को कम करते हैं तो हम उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, या फिर डिवैल्यूएशन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर की कंट्री ने, मतलब फॉरेन कंट्री ने अब डॉलर की प्राइस कम की, इस वजह से हमारी इंडियन करेंसी क्या हो गई ज्यादा हो गई, हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं, ठीक है ना, इसे बोलेंगे रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखते हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो क्या लिखा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या सही बात है क्या फॉल्स है ना, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है क्या वो आपके फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस से डायरेक्ट रिलेट करती है क्या, नहीं यार, इनवर्स रिलेशन होता है 50 बार बोला, कि अगर फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी कम, और प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी इंक्रीज होगी, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी आर वन और द थिंग। अब आप लोग बताएं डिवैल्यूएशन का मतलब, उसने क्या किया, मतलब फॉरेन कंट्री ने अपने डॉलर की वैल्यू कम कर दी, वो होता है डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, आपने अपने इंडियन रुपए की वैल्यू क्या कर दी कम कर दी। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें सेम होती है क्या, नहीं, इसका आंसर क्या होगा
बी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बोलो आई बात समझ? आगे एप्रिसिएशन मतलब आपने अपने खुद की करेंसी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, वैल्यू को बढ़ा दिया, रुपया बढ़ गया यार। एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री। मुझे आराम सोच के बताना आप लोग। एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब क्या हुआ कि आपकी वैल्यू, आपका जो रुपया है वो बढ़ गया, ठीक है ना। मतलब आप $1, जैसे समझो $1 की जो रेट है वो थी पहले 70 रुपए। मतलब आपको अगर $1 खरीदना है कितने रुपए देने पड़ते हैं, 70। अब जो है वो $1 की जगह आपको जो रुपए देने पड़ रहे हैं वो है 90 रुपीज, बराबर। मतलब अगर मैं क्या हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्लियर करता हूँ मैं आपका, कंफ्यूजन क्लियर होगा यहाँ पर। समझना, यहाँ पर बोला है एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, सॉरी हमारी करेंसी है। जैसे $1 की जो वैल्यू है वो है 50 रुपए। अब 50 रुपए में अब हम क्या कर पा रहे हैं, $2 खरीद पा रहे हैं। देखो लिखा है ना एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना है। तो बताओ आपके एक्सपोर्ट जो है, ठीक है ना, लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री, आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे या कम होंगे? अरे बट ऑब्वियस बात है यार, ज्यादा होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। अब क्यों होंगे, देखो $1 की वैल्यू पहले कितनी थी, 50 रुपए, ठीक है। मतलब हम 50 रुपए समझ लो आप लोग, ठीक है। अगर कुछ भी सेल किया तो हमें कितना मिल रहा है, केवल $1। अब हमें कितना मिल रहा है उसी वैल्यू में, $2। तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे ना यार, कम क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि हमें डॉलर क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। अगर कम मिलता तो हम क्या करते हैं, हम कम एक्सपोर्ट करते हैं। बोलो बात समझ आई? नेक्स्ट, इन द डायग्राम बिलो, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना। एट एक्सचेंज रेट OP1, यहाँ से OP1 देखना अच्छे से, यहाँ से लेकर के ये P1 यहाँ तक की बात कर रहा है OP1, देयर इज, अब ये पोर्शन कौन सा है, मतलब पहले ये प्राइस थी, अब प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। अब प्राइस अगर बढ़ेगी तो बताओ आप सप्लाई ज्यादा करोगे या कम करोगे? अरे कोई भी गुड्स है, आप एक सेलर हो, अगर उस गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो आप मार्केट में सप्लाई ज़्यादा करोगे या कम करोगे? बट ऑब्वियस बात है सर, प्राइस बढ़ी है तो सप्लाई हम ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, सप्लाई ज़्यादा करोगे। क्या डिमांड ज़्यादा करोगे? प्राइस बढ़ गई डॉलर की तो भी हमें ज़्यादा चाहिए, पागल थोड़ी है क्या? समझे? क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे। आगे, बैलेंस ऑन इनविजिबल ट्रेड इज इक्वल टू इनविजिबल इनविजिबल ट्रेड, ठीक है ना। सिंपल सी बात, मतलब क्या हुआ, इनविजिबल ट्रेड का मतलब सर्विसेज। अब सर्विसेज के बीच में जो बैलेंस है, ठीक है ना, देखो मतलब गुड्स की तो बात होगी नहीं, तो जितने भी ऑप्शंस गुड्स के हैं ना वो हटा दो, मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बात ही क्या हो रही है, इनविजिबल ट्रेड की, मतलब सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये क्या होगा आपका, बैलेंस ऑन इनविजिबल ट्रेड। फिर लिखा यूनिलेटरल ट्रांसफर आर इंक्लूडेड इन, यूनिलेटरल ट्रांसफर होते क्या है, सिंपल सी बात बताइए यार, 1000 बार आपको सुनना अच्छे से। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, वन साइडेड ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर। मतलब जैसे आपको किसी कंट्री से डोनेशन मिला, चैरिटी मिली, या फिर हमने किसी कंट्री को डोनेशन दिया, चैरिटी दी, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कोई गिफ्ट दिया, ठीक है ना। यस, तो अब ये कौन से अकाउंट में आएगा, सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो करंट अकाउंट का मतलब होता है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से एसेट और लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होती हो, ठीक है ना। और कैपिटल अकाउंट जिससे एसेट और लाइबिलिटी पे इम्पेक्ट आता हो। तो यहाँ पर यूनिलेटरल ट्रांसफर की वजह से डोनेशन मिला ना, एसेट और लाइबिलिटी कहाँ चेंज हो रही है, तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा कौन सा होगा, करंट अकाउंट ऑफ BOP। डन। इफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स
is rupees 5000 crore and import 3550 crore. Balance of trade shows export minus import कितना आएगा? अरे फायदा हुआ ना, एक्सपोर्ट ज्यादा है 5000 रुपया है, 5000 करोड़ आया, इम्पोर्ट क्या है 3050 रुपए, सॉरी 3050 करोड़ है, मतलब गए कितने रुपए 3050, मतलब बैलेंस क्या हो गया सरप्लस, कितना माइनस कर दो इसमें से, कितना आएगा 1950 करोड़ सरप्लस हुआ। ओके, आगे देखना, एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट, ये रिसीव रेंट एक्चुअली रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। ओके, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन साइड ऑफ अकाउंट। देखो समझना, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हुआ क्या। एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी, यहाँ की कंपनी को न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के गूगल से क्या मिला है, रेंट रिसीव हुआ है। समझ लो, कोई भी गूगल वाला, गूगल की कोई भी ब्रांच वगैरह जो भी है, वो ऑफिस आपने दे रखा था रेंट पे, वहां से आपको रेंट मिला है, ठीक है ना। यस, दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑन, तो सबसे पहले पैसा आया। अब पैसा आया मतलब इनफ्लो, और इनफ्लो मतलब क्रेडिट साइड, ठीक है। अब इससे क्या आपके एसेट और लाइबिलिटी चेंज हो रही क्या? नहीं, मतलब ये कौन सा सही होगा, ए, क्रेडिट साइड आएगा और करंट अकाउंट में। ट्रांजेक्शंस विच आर अंडरटेकर, सॉरी transactions which are undertaken to cover the disequilibrium in balance of payment are called, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अबव द लाइन जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं पूरे साल में, ठीक है ना, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं वो होता है ऑटोनोमस, बट लास्ट में जो एडजस्ट करने के लिए ट्रांजेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो एट द एंड हो रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने, मतलब जो भी आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं उसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो ये 30 क्वेश्चंस जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, आ जाओ जल्दी से फटाफट से, रेडी हो आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। यस, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869, सही बात है ये तो, कि स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1869 में। अब मेन मोटिव क्या था स्विस कैनाल लाने का? स्विस कैनाल का मतलब बताया मैंने आपको कि इंडिया और ब्रिटिश के, मतलब ब्रिटेन के बीच में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कैनाल एस्टेब्लिश किया ताकि एक्सपोर्ट जो है, ठीक है ना, गुड्स जो है वो इजीली क्या हो सके, ब्रिटेन में जा सके और इंडियन मार्केट कवर किया जा सके। यस, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल, अरे पहले इतना घूम के जाना पड़ता है, उस जगह कैनाल इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या हो गया, कम हो गई, एंड मेड इंडियन मार्केट एक्सेसिबल, और उन्होंने अच्छा खासा इंडियन मार्केट को कवर कर लिया। बात सही है, ट्रू एकदम। यस, नेक्स्ट जाके देखना, व्हाट वाज इंडियाज ग्रोथ रेट ऑफ रियल आउटपुट, मतलब नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा आउटपुट। तो आपको सबको पता है कितनी थी पहले, लेस देन 2% एंड 0.5% रेस्पेक्टिवली, whose estimate are considered as more reliable with regard to estimation of national income and per capita income during the colonial period। एक ही भैया थे, नाम वीके आरवी राव। डन, आ गया। देखो दादा भाई नौरोजी वो तो पॉवर्टी वाले में आएगा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पॉवर्टी मेजर की थी। यस, पॉवर्टी लाइन मेजर की थी। which two industries were adversely affected as a result of partition। अब पार्टीशन के टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई थी, ठीक है ना, जिसपे नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, पता है जूट की हुई थी, लेकिन सेकंड कौन सी थी ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आप लोग याद रखना कि सेकंड जो थी वो थी कॉटन की। तो जो दो इंडस्ट्रीज थी जो एडवर्सली अफेक्ट हुई थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, वो थी जूट और कॉटन। बोलो याद रखोगे? ओके, आ गया।
ब्रिटिश रेस्ट्रिक्टेड इंडियाज फॉरेन ट्रेड विथ विच ऑफ दीज नेशन? सिर्फ तीन कंट्रीज थी जिनका नाम, जिनके साथ में हम ट्रांजैक्शन कर सकते थे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते थे ब्रिटेन के अलावा। वो थी चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर ईरान है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। यस, द डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ ब्रिटिश इंडिया कैन बी हाईलाइटेड थ्रू। अब ब्रिटिशर्स के टाइम अलार्मिंग मोर्टेलिटी रेट सही है 218 पर थाउजेंड पे। फिर लो लिटरेसी रेट 16%, सही बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 इयर्स, ऑल ऑफ द अबव आंसर्स। यस, आजोशन पढ़ना अच्छे से। रेलवेज ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अरे सही बात है यार, एक ही तो अच्छा काम किया ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में, रेलवेज को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, यस बिल्कुल सही बात है कि हमारा रेलवेज की वजह से जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ। यस, इसका हमें फायदा हुआ। इट enabled people to break geographical and cultural barriers and promoted commercialization of agriculture। अरे बट ऑब्वियस बात है, रेलवेज की वजह से जो फार्मर्स हैं वो अपना रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट करने के लिए इजीली शिफ्ट कर पा रहे थे। मतलब ये बात भी सही है, और ये चीज इससे ही लिंक कर रही है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा? ए ऑप्शन। चल आगे देखते हैं। implies setting up an upper limit of the land that could be owned by a landowner। और लैंड ओनर को जो लिमिट डाल देते थे, इससे ज्यादा आप लैंड होल्ड नहीं करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? लैंड सीलिंग। डन, बात बहुत अच्छे से। यस, लैंड रिफॉर्म measures were successful in which of the given states? लैंड रिफॉर्म वाला, लैंड रिफॉर्म की जो पॉलिसी थी वो कहाँ कहाँ पर सक्सेस हुई? तो दो जगह थी, दो स्टेट्स थे, केरला एंड वेस्ट बंगाल। आगे, द अदर नेम ऑफ विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी सेट अप इन 1955। ये ध्यान रखना बस। एसआई एसएसआई पे क्वेश्चन, सॉरी हाँ, एसएसआई पे अगर क्वेश्चन आता है तो दो चीजें याद रखना। एक तो कि ये कब आया था एसएसआई का कॉन्सेप्ट? 1955, मतलब सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, ठीक है। और कार्व कमिटी ने इंट्रोड्यूस किया था किसको? एसएसआई के कॉन्सेप्ट को। यस, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956? 17। आ गया। अरे वो शेड्यूल ए बी सी आपको बताया था। यस, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द फॉलोइंग कॉलम्स। बिटवीन द फॉलोइंग कॉलम्स, देखो सबसे पहला ए वाला 1955 ऑप्शन देखते हैं अपन। तो ए में फर्स्ट दे रखा है। अब 1955 कौन सा था अभी देखा अपन ने? कमिटी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसी के बेस पे अपन ऑप्शन देखते हैं कि भैया ए वाला जो है उसमें क्या होना चाहिए? फोर्थ। ये देखना है, ये दिख रहा है, ये दोनों ही ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब इसमें से हमें चूज करना है। ये दो तो गलत हो गए। देखते हैं अब ए वाला 1955 कमिटी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यस, सेकंड पढ़ना आप लोग, टैरिफ। अब बात करते हैं अपन टैरिफ के। यहाँ पर टैरिफ के लिए लिखा प्रोटेक्शन फ्रॉम, बी वाले ऑप्शन में सेकंड, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन थर्ड, ये वाला भी सही है। फिर 1950, 1950 क्या हुआ था? सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन। मतलब ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। आगे देखना, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें बताई थी। मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा कि या एक तो adopting of the new technology, adoption of new technology, and second one is change in the social outlook। okay, so modernization implies adoption of new technology along with a change in the social and economic outlook। बिल्कुल सही बात है। over the years there have been a reduction in the gender wage parity and in the female labor force partition rate। ओहो, ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे साल बीतते गए हमारे जो काम की क्षमता है, ठीक है ना, फीमेल और जेंडर मतलब मेल में, वो क्या हो गई है? कम हो गई है। लेबर पार्टीशन कम हो गया, लेबर कम हो गई है। गलत बात है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? सी, कि अजर्शन, अजर्शन ट्रू है और रीजन। बोलो क्लियर हुआ? फिर फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ इंडिया इन 19, कौन सी बात
गलत है। पहले तो बात तो ये कि 1990 तक इंडिया क्राइसिस में आया क्या था, हुआ क्या था इकोनॉमिक क्राइसिस में। सिंपल सी बात कि पीएसयू के सही परफॉर्म नहीं करने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर सही से नहीं चला, जिसकी वजह से इंडिया पे डेप्ट इतना हो गया कि उसे डब्ल्यूबी मतलब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना पड़ा, वो भी $7 बिलियन का। ठीक है, ओके। वॉज यहाँ पर आपको इनकरेक्ट देखना है। वॉज हाई indebted country, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शोड अ मार्जिनल राइज ओइंग टू पॉलिसीज बिटवीन। क्या आपको लगता है कि हमारा बढ़ गया था 1950 से 1990 के बीच में? अगर बढ़ गया होता तो हमें लोन लेने की कहाँ जरूरत थी? ठीक है, तो ये गलत हो गया, अपर सही हो गया। यस। WTO was established in 1995 as successor। सोचने की जरूरत नहीं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड। क्या है ये? गेट कोई क्लोज करके क्या बना था? WTO। यस। द लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन कब आया था? 8 नवंबर 2016। मोदी जी आए थे रात को 8 बजे, सब जने घबरा गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। सही बात कि भैया ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड 1950 टू 1990 में क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया? नहीं किया ना, तभी तो हम डेप ट्रैप में थे, तभी तो हमें लोन लेना पड़ा। फिर inadequate investment in infrastructure and cheaper imports resulted in poor performance। देखो क्या लिखा, inadequate investment in infrastructure, ठीक है ना, यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से cheaper imports resulted in। ये भी बात सही है, लेकिन क्या दोनों चीजें एक दूसरे को रिलेट कर रही है क्या, ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर कब बढ़ता? जब हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होता, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होता, तो हमारे इंपोर्ट जो है वो ज्यादा नहीं होते, इंपोर्ट ज्यादा होते हैं। दोनों ही चीजें सही है और इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो है ए। फिर देखते हैं सीजनल वर्कर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी समझनी बहुत जरूरी है। तो देखो क्रॉनिक पुअर क्या होता है? जो ऑलवेज पुअर और यूजुअल पुअर है। चर्निंग पुअर, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है चर्निंग पुअर और ट्रांजिएंट पुअर में। चर्निंग मतलब होता है ओकेजनली पुअर, नहीं सीजनल पुअर। यस, मतलब सॉरी, पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं, फिर वापस से अप हो जाते हैं, फिर वापस से अंडर, फिर वापस से अप। इसको क्या बोलते हैं हम? चर्निंग पुअर। और जो ट्रांजिएंट पुअर होते हैं, उसका मतलब कि वो कभी भी, ठीक है ना, पहले पुअर नहीं थे, बस एक बार कभी पॉवर्टी लाइन के अंडर में आए और फिर वापस से अप हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट पुअर। हो गए आपके चर्निंग और ये हो गए ट्रांजिएंट पुअर। देखो दोनों ही एक ही टाइप के हैं। ओके, तो यहाँ पर सीजनल वर्कर क्या होते हैं? सीजन के पैसा कमाते हैं, फिर वापस से पॉवर्टी लाइन के नीचे, फिर सीजन आई, फिर अप, फिर वापस से कम। यहाँ पर कौन सा सही होगा? चर्निंग पुअर। यस। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्लियरली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी? समझना, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बता रहा है? देखो, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल, पॉवर्टी इन टर्म ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, पॉवर्टी किस बेसिस पे देखी जाती है वो बताना है आपको। तो सिंपल सी बात, किस बेसिस पे देखते हैं? कैलोरी के हिसाब से। सोचने की जरूरत नहीं। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफ। ये तीन क्वेश्चन 20, 21 एंड 22 आपके इस ग्राफ पे बेस्ड है पूरा। तो समझना, सबसे पहला ग्राफ, मतलब इस ग्राफ को देखते हुए हमें ये तीन क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले अपन 20th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ चर्निंग पुअर? अभी बताया आपको चर्निंग पुअर कौन सा है, मतलब कौन सा? सी, which of the following figure as an aggregate represent the situation of chronic poor? chronic poor का मतलब क्या हो गया बच्चों? always poor और poor, जो कभी एक आधी बार पॉवर्टी
चले गए थे। मतलब ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, क्रोनिक पुअर। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। फिगर बी रिप्रेजेंट द केस ऑफ ओकेजनली पुअर और ट्रांजिएंट पुअर। इट इज द केस। अब ये वाला देखने के बाद ये कौन सा केस है, इसे बोलेंगे हम ट्रांस सॉरी यूजुअली पुअर। मतलब हमेशा पुअर था बट एक आधी बार पॉवर्टी लाइन के अप हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअली पुअर। ठीक है, मतलब अ पर्सन इज रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे समटाइम्स हैव अ पैच ऑफ बैड लक। ठीक है, मतलब अ पर्सन हु रेगुलरली मूव्स इन और आउट ऑफ पॉवर्टी नहीं, अ पर्सन हु इज ऑलवेज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड इज नॉट पुअर, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द। यहाँ पर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। फिर आगे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इनकरेज पीपल टू फॉर्म SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन से प्रोग्राम में था सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। विच ऑफ द गिवन टू स्कीम्स वर अब MG नरेगा स्कीम स्कीम में थी, तो सिंपल सी बात है, आंसर सभी लोग जानते हैं, सी वाला सही होगा यहाँ पर, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नहीं एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा प्रोग्राम में था, ओके देखते हैं, मतलब MG नरेगा वाला कॉन्सेप्ट किस प्रोग्राम में था। सी वाला ऑप्शन ये वाला सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दोनों के कॉन्सेप्ट में आएगा। यस, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू, अब दो चीजें बताइए, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये जो मशीनरी वगैरह ये सारी चीजें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन। अरे हमें नंबर ऑफ पीपल नहीं बढ़ाने हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, कैपेसिटी बढ़ानी है, फिजिकल हम लेबर के स्किल्स बढ़ाएंगे तो ह्यूमन कैपिटल होता है। हाई लेवल ऑफ फिजिकल ह्यूमन कैपिटल कैन लीड टू अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक। विच ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, मतलब रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर एरियाज के लिए वो क्या है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जैसे RBI है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया रिगार्डिंग टू नाबार्ड। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पर वो होगा टू फार्म सेक्टर ओनली, केवल फार्म सेक्टर को ही सपोर्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये पूरे रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। मैंने एक चीज़ बीच में बोली थी आपको कि अगर हमको रूरल डेवलपमेंट करना है तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने से नहीं चलेगा, हमें उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना होगा, उनको भी इंक्रीज करना होगा। ब्लू रिवोल्यूशन कहाँ से रिलेट होता है, फिश प्रोडक्शन से, फिर सोचने की जरूरत नहीं इस पर। फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन, ओके हॉर्टिकल्चर, अरे फ्रूट्स वगैरह ये सारे उनको बोलता था गोल्डन रिवॉल्यूशन। लास्ट एंड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कांसेप्ट ऑफ इन इंडिया। ये कुछ 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो थे जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।